हेलो सुप्रभात प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश की पावन धरती से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल का ओल्ड पेपर एनालाइज का ये तीसरा एपिसोड दोस्तों लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और बड़े ही ईमानदारी के साथ दोस्तों मैं आपके सामने आया हूं। बस कुछ ही मिनटों में दोस्तों उन प्रश्नों का एनालाइज मैं आप तक पहुंचाना प्रारंभ कर दूंगा और जितने शिद्दत और ईमानदारी के साथ दोस्तों मैं आपके समक्ष आया हूं उतने ही ईमानदारी के साथ दोस्तों आप भी इस क्लास को पूरे लगन और शिद्दत के साथ देखिएगा। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं और हां दोस्तों आपके लिए आज इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक मूल मंत्र लेकर आया हूं और सुनिएगा इस मूल मंत्र को कि सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है। यही दोस्तों हकीकत है और यही सच्चाई है कि सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों परिश्रम का फल है। अगर दुनिया में आपको किसी के पीछे भागना है तो आप भागिए दोस्तों इस सफलता के पीछे और परिश्रम करिए दोस्तों, फल की चिंता ना ही करिए। क्योंकि दोस्तों अगर परिश्रम करने से फल चाहे नींबू का मिले चाहे दोस्तों संतरे का मिले वो तो मीठा लगता ही लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, बस परिश्रम करना है, सफलता की दोस्तों चिंता नहीं करना है। इसीलिए आपको दोस्तों लगातार मेहनत करना है ना। ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए दोस्तों आप सफलता के लिए अपने सीने में आग लगाइए, तब जाके दोस्तों आप संघर्ष करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है और हाफ सेंचुरी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 51 दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। और हां दोस्तों हर प्रश्न पे लिखा है पढ़ने वाले का नाम, इसलिए बड़े ही शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिएगा और बहुत ही प्रेम भाव के साथ दोस्तों मैं प्रश्नों का डिजाइन किया हूं। मेरा जो मेहनत है आपके प्रति दोस्तों, अगर इस मेहनत का दोस्तों आप पूरा फायदा उठाएंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सफलता की ओर निश्चित लेकर के जाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा दोस्तों इनका जवाब क्या है। और आपको जैसा कि पता है दोस्तों हर क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, बहुत ही प्यार से मिलेगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्यार से टच करिए टेलीग्राम लिंक को और पहुंच जाइए दोस्तों, डायरेक्ट लैंड करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वहां से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोड सेल एक प्रकार का है। किस प्रकार का सेल है ये दोस्तों? फोटोवोल्टाइक सेल होती है। किस प्रकार की? फोटोवोल्टाइक सेल होती है। इसको और किस नाम से जानते हैं तो नोट करिएगा दोस्तों, इसको हम पीवी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपकी पीवी सेल होती है दोस्तों, पीवी सेल का अगर मैं कहूं कि आउटपुट वोल्टेज कितना होता है तो इसका दोस्तों आउटपुट जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना वो दोस्तों 0.5 से लेकर के 0.6 वोल्ट होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना। 0.6 से लेकर 0.5 से 0.6 वोल्ट होती है और पीवी सेल इसको कहते हैं फोटो वोल्टेइक सेल को। और फोटो वोल्टेइक सेल का अगर सिंबल पूछा जाए तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सिंबल होता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है ना। अपनी नजरों की तस्वीर में दोस्तों बसा लीजिए। जिस तरह से दोस्तों कोई इंसान जब प्रेम करता है ना तो उसकी आंखों में दोस्तों कौन बसता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस उसी प्रकार से इस फिगर को भी अपनी आंखों में दोस्तों बसा लीजिएगा। ये है दोस्तों इसका पॉजिटिव साइन, ये है निगेटिव साइन। अगर मैं पूछूंगा दोस्तों ये जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है ये किसको बता रही है? ये दोस्तों फोटोन को बता रही है। फोटोन कहां पर होते हैं दोस्तों? सूर्य की किरणों में होते हैं। कहां पर? सूर्य की किरण जो होती है उसी में दोस्तों फोटोन एनर्जी होती है। इस एनर्जी का काम क्या है तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की दोस्तों बंध को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन के बंध को तोड़ने के लिए फोटोन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब बताइएगा जरा मुझे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होती है ये किस मटेरियल के बने होते हैं? ये दोस्तों सेलेनियम के बने होते हैं। किसके? लिखिएगा
एक नाम लिखे दोस्तों सेलेनियम। ये जो आपकी सेलेनियम है ना, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेलेनियम क्या है तो आप लिखिएगा दोस्तों एक अर्धचालक है। आप बताइएगा ये एक प्रकार की अर्धचालक है जो दोस्तों एनटीसी की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? एनटीसी की श्रेणी में आती है। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका पीडीएफ आपको 100% मिल जाएगी। आगे बढ़िएगा दोस्तों और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को इसका जवाब दीजिएगा, है ना। ट्रांसफार्मर कोर संरचना के लिए सबसे उचित पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है? वो होता है मेरे प्यारे भाइयों कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं सीआरजीओ, है ना, सीआरजीओ। ये दोस्तों सीआरजीओ किस पदार्थ का किया जाता है? तो स्टील जैसे मटेरियल का सीआरजीओ करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सीआरजीओ करने से प्रॉफिट क्या है, कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉफिट होगा, तभी हम इसको सीआरजीओ करते हैं, क्योंकि सीआरजीओ करने से दोस्तों कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। इसलिए जब भी स्टील का सीआरजीओ किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेने के लिए तो सबसे पहली प्रॉफिट लिखेगा कि जो आपकी स्टील पदार्थ होती है ना, इस पदार्थ की दोस्तों क्या होती है कि चुंबकीय परमीयबिलिटी जो होती है दोस्तों, इसका मान क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। इसका जो मान है उच्च हो जाती है। यह सबसे पहला पॉइंट डालिएगा। और दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा दोस्तों, इसमें जो हानि होती है ना, हानि में कमी हो जाती है। हानि में क्या हो जाती है? हानि में कमी। और तीसरा पॉइंट एक और डालिएगा कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, इसमें जो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन प्रभाव होता है दोस्तों, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन प्रभाव इसमें कम हो जाती है। जो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन प्रभाव है ये दोस्तों क्या है? चुंबकीय विरूपण। आपने दोस्तों कभी ना कभी ट्रांसफॉर्मर वाली रास्ते से जरूर गुजरा होगा, है ना। प्रेम की गलियों से अक्सर गुजरते हैं तो कभी ना कभी दोस्तों आप ट्रांसफॉर्मर वाली गलियों से भी जरूर गुजरे होंगे। आपको दोस्तों वहां पे एक आवाज सुनने को मिली होगी, हमिंग ध्वनि की आवाज। वो हमिंग ध्वनि की आवाज को हमें कम करना है दोस्तों। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कर देने से वो हमिंग, जिसको मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहा जाता है, वो कम हो जाती है ना। इसके बाद देखिएगा चौथा क्या आपको इसमें प्रॉफिट होता है, तो लिखिएगा दोस्तों इसका जो रेजिस्टिविटी होती है ना, इसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो उच्च हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इसमें उच्च हो जाती है। तो ये कई सारे दोस्तों क्या है आपको प्रॉफिट मिलते हैं। इसलिए स्टील मटेरियल को आप क्या करते हैं? सीआरजीओ करते हैं, है ना। आप पढ़ लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। हर प्रश्न पे आपका ही नाम लिखा हुआ है, इसलिए बहुत ही प्रेम से इस क्लास को देखिएगा। और आपसे एक ही तमन्ना रखता हूं मैं कि इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप दोस्तों आप उन स्टूडेंटों में से हैं, आप उन चुने हुए विद्यार्थियों में से हैं जिनका गोल फिक्स है ना, कि जिनका निशाना लगाने का हुनर सीखना है, और वही हुनर आप सीख रहे हैं। बाकी तो दोस्तों आप एकलव्य हैं, और एकलव्य का निशाना दोस्तों कभी चूक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है? आप प्रेम की गलियों को दोस्तों ठुकराइए, आप सफलता की गलियों को चुनिए। क्योंकि दोस्तों अगर प्रेम की गलियों में आपको वापस लौट कर जाना है ना, वो बिताया हुआ लम्हा, वो बिताई हुई यादें, वो सब भूल जाइए दोस्तों। वो सब क्या है? वो सब के सब एक मोह माया है। आप इस मोह माया में आइए। आपको दोस्तों आपको फल भले नींबू का ही मिले, लेकिन परिश्रम करने के बाद वो नींबू का फल भी दोस्तों मीठा लगने लगता है। इसलिए देखिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 3 कला इन्वर्टर की ऑपरेटिंग विधा होती है, बड़े प्यार से इसका आंसर 120 अंश होता है। कितना दोस्तों? 120 अंश। लिखेगा एक पॉइंट को। अगर आपसे सिंगल फेज के बारे में पूछा होता तब दोस्तों कितना आंसर होता? 90 अंश। यह है ना। अगर यही दोस्तों 3 फेज के लिए है ना, 3 फेज में पूछा है तो इसमें दोस्तों 120 अंश होगा। कितना? 120 अंश। वहीं पर अगर 4 फेज के बारे में पूछता तब दोस्तों 60 अंश हो जाता। सॉरी 90 अंश। कितना दोस्तों? 90 अंश। और 6 फेज में 60 अंश। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। सिंगल फेज में 90 अंश होती है, 3 फेज में 120 अंश, और 4 फेज में दोस्तों 90 अंश, और 6 फेज में 60 अंश। तो यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा और इस क्वेश्चन का जरा ध्यान से दोस्तों पढ़िए और इसका जवाब दीजिए।
यदि डीसी शंट मोटर को नाम मात्र लोड पर चलाया जाता है, वाह वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल दिल को टच कर गया। यदि डीसी शंट मोटर को नाम मात्र लोड पर चलाया जा रहा है और चलते समय इसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाए तो क्या होगा। बस दोस्तों मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने की अपनी भूमिका निभाता हूं। देखिए ये आपका डीसी शंट मोटर का आर्मेचर है, क्या है आर्मेचर, और यहीं पर देखिएगा ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है कार्बन का, ये क्या है कार्बन का दोस्तों प्रतिरोध है, सॉरी कार्बन के ब्रूस है ना, कार्बन के क्या है ब्रूस है। और यहां पर दोस्तों ये फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, और इस वाले 2 टर्मिनल से आपको सप्लाई देना है ना, यहां से आपको क्या देना है VT है आपका। आप देखिए दोस्तों आपकी जो सप्लाई है ना आई करंट यहां पर आ रही है, यहां तक आते दोस्तों ये इधर भी बढ़ जाती है, वही करंट यहां भी बढ़ जाती है। लेकिन आपकी सर्किट तो दोस्तों यहां से ब्रेक हो चुकी है, सर्किट क्या हो चुकी है टूट चुकी है। यहां पर क्या बोला जा रहा है सर्किट अगर टूट जाए फील्ड वाइंडिंग तो क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग टूट जाने पर दोस्तों ISH बराबर क्या हो जाएगा 0 एंपियर, ISH बराबर 0 एंपियर। ISH किसका निर्माण करता है दोस्तों फील्ड फ्लक्स का, किसका ये फील्ड फ्लक्स का निर्माण करता है। ISH बराबर 0 तो दोस्तों ये जो आपका फील्ड फ्लक्स है ना, फील्ड फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 वेबर। आपको पता होगा दोस्तों कि जो डीसी मोटर में N होता है ना वो बैक ईएमएफ के तो समानुपाती लेकिन फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब फ्लक्स दोस्तों हम निम्न मानते हैं। फ्लक्स जब निम्न होगा दोस्तों तो गति क्या हो जाएगी उच्च हो जाएगी, है ना, यानी कि अनंत हो जाएगी, तो मोटर अनंत स्पीड पर चलने लगेगी। अगर यही दोस्तों यही अगर डीसी सीरीज मोटर के लिए क्वेश्चन होता तब आपको किधर जाना होता, तब आपको दोस्तों उस फ्लो में जाना होता जहां पर लिखा होता कि आपकी मोटर रुक जाएगी। डीसी सीरीज मोटर में मोटर रुक जाती है और शंट मोटर में अनंत हो जाती है। श्रेणी कुंडलित मशीन की रोटर स्पीड होती है, यही दोस्तों फ्लक्स के घटने से वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसकी जो स्पीड है आरपीएम है वो दोस्तों क्या हो जाएगी बहुत अधिक हो जाएगी फ्लक्स अगर कम हो गया तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 56 है, क्लास एफ की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में अधिकतम तापमान रेटिंग सीमा कितनी होती है ना। आपको दोस्तों टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है तो एक पॉइंट नोट करिएगा, अगर दोस्तों वाई के बारे में पूछता तो 90 डिग्री होता, कितना 90 डिग्री। अगर ए के बारे में पूछता तब 105 डिग्री होता, 105 डिग्री सेल्सियस। वही दोस्तों ई के बारे में पूछता तो 120 डिग्री सेल्सियस होती, और वहीं अगर बी कैटेगरी के इंसुलेशन के बारे में पूछता तो 130 डिग्री सेल्सियस होती, और यहीं पर दोस्तों अगर एफ के बारे में पूछता तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड होती, और अगर यहीं पे दोस्तों एच के बारे में पूछता तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहीं पे अगर सी के बारे में पूछता दोस्तों तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या अधिक, है ना। तो ये सारे क्या है, ये जो वाई ए देखिएगा, ये जो आपका Y है, A है, E है और B है दोस्तों और F है, इसी के साथ में H और C। ये क्या है, ये मैं क्या लिखा रहा हूं, ये एक इंसुलेटर की कैटेगरी है। अगर कोई इंसुलेटर जिसको E कैटेगरी में रखा गया है तो उस इंसुलेटर का तापमान सीमा कितना होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर उसके अंदर दोस्तों जो कुचालकता की गुण होते हैं ना वो समाप्त हो जाएंगे। तो आप देखिएगा क्लास एफ के बारे में पूछा गया है, और आप देखिए दोस्तों क्लास एफ में कितना है 155, और यही आपका सही आंसर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और यूपीपीसीएल का दोस्तों हम वैसे भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एकल कला मोटर उच्च पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। बहुत ही सहूलियत से इसका आंसर दीजिएगा, कहीं आंसर दोस्तों गलत ना हो जाए। कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है सिंगल संधारित्र मोटर, डबल संधारित्र मोटर। आप सिंगल और डबल में कैसे अपने आप को दोस्तों अपने आप को उन गलतियों से बचाएंगे कि आपका सिंगल संधारित्र होगा या डबल संधारित्र होगा। तो सुनिए, जो आपके डबल संधारित्र मोटर होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए यहां पर आपका ये रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसी स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोस्तों श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा है और आपका कैपेसिटर लगा है ना। यहां पर आप देखेंगे यहां से आप इनको सप्लाई देंगे, है ना, फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। ये आपकी
रनिंग वाइंडिंग है RW, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है SW। आप इसी के समांतर क्रम में दोस्तों एक और कैपेसिटर लगाते हैं। जब आपकी मोटर दोस्तों 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है, उस कंडीशन में ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो CFS है ये ओपन हो जाती है। ओपन होते ही ये वाली जो आपकी कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर दोस्तों क्या होती है, ये भी ओपन हो जाती है। लेकिन ये वाली जो कैपेसिटर है ये लगातार अभी आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट है, मोटर 75% स्पीड पर घूम रही है। उस वक्त आपकी कैपेसिटर क्या करती है, पावर फैक्टर सुधारती रहती है, सुधार रही होती है। लेकिन सिंगल कैपेसिटर मोटर में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही दोस्तों आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होती है, कैपेसिटर भी ओपन हो जाता है और आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी ओपन हो जाती है। यानी कि केवल स्टार्टिंग के समय ये मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है और पावर फैक्टर को सुधारती है। लेकिन डबल कैपेसिटर मोटर स्टार्टिंग के समय और रनिंग दोनों के टाइम पे ये पावर फैक्टर को सुधार रही होती है। इसलिए दोस्तों आंसर तो अब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपका कंफ्यूजन रहा होगा ना, वो कंफ्यूजन भी दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त हो गया होगा, है ना। जिस प्रकार से दोस्तों घर से कचरा बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है ना, बस उसी प्रकार से जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है ना, उसको भी दोस्तों हर क्वेश्चन का अपने दिमाग से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। और जो स्टूडेंट अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा गया ना, तो कसम से दोस्तों वही तबाही मचाता है एग्जाम में, है ना। और आप सब दोस्तों तबाही मचाएंगे, बस आप देखते रहिए। हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एकहरा मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ होती है जब मोटर एक निश्चित गति प्राप्त कर लेती है। ये दोस्तों कैपेसिटर मोटर की कुल मिला के बात कर रहा है। आपका जो सिंक्रोनस मोटर है, इस मोटर का प्रयोग आप कहां पे करते हैं, नोट कीजिएगा, PF सुधारने में। क्या करने में दोस्तों, पावर फैक्टर सुधारने में हम इस मोटर का प्रयोग करते हैं। और एक ऐसा मोटर है ये दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो यांत्रिक शक्ति भी हमें आउटपुट में दे सकती है। क्या दे सकती है, पावर फैक्टर भी सुधार सकती है, यांत्रिक शक्ति भी दे सकती है। ब्रूस रहित मोटर दोस्तों, इसका प्रयोग आप कहां पर करते हैं, आपने दोस्तों ट्रेन में कई बार सफर किए होंगे ना, तो सफर करने के दरमियान आपने देखा होगा कि जो आपका कोच होता है, जिस कोच में आप बैठे होते हैं, ऊपर दोस्तों फैन लगे होते हैं, है ना, सीलिंग फैन। आपने देखा हो, उस फैन में जरा गौर से आप कभी देखना, जब भी सफर करने जाना तो ब्रूसलेस मोटर होती है। कौन सी मोटर, ब्रूसलेस मोटर होती है। तो आप लिखना इस मोटर का कहां प्रयोग किया जाता है, ट्रेन फैन में। कहां पर दोस्तों, ट्रेन के फैन में इसको हम काम में लेते हैं। और रिपल्सन मोटर को आप कहां पर काम में लेते हैं, ये खुद आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आप खुद कमेंट करके बताइए इसका इस्तेमाल कहां पर होता है। कैपेसिटर प्रारंभ मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगाया जाता है। ऐसा दोस्तों किस वाइंडिंग में होता है, ये सहायक वाइंडिंग में होता है ना। ये जो आपकी वाइंडिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो आपकी वाइंडिंग है ये सहायक वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है, तो ये सहायक वाइंडिंग है। किस वाइंडिंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये जो आपको दोस्तों कैसे समझना है कि कौन सहायक होता है, कौन रनिंग होती है। तो जिसके श्रेणी क्रम में दोस्तों लगा होगा ना, यही आपका सहायक वाइंडिंग होगी। यही आपकी कौन सी वाइंडिंग होगी, सहायक वाइंडिंग लगी होगी। और ये आपका दोस्तों कौन सी है, ये रनिंग वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है, तो ये रनिंग वाइंडिंग है और ये सहायक वाइंडिंग है। अगर मैं कहूं कि जो आपकी रनिंग प्लस सहायक वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री रखा जाता है, हम चाहते हैं दोस्तों इसमें घूमने वाला क्या उत्पन्न हो, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। और इसी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोत्कर्ष के मामले में कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है, वो है दोस्तों आपका सर्किट ब्रेकर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको सीबी के नाम से भी जानते हैं। यही हमारी होती है सर्किट ब्रेकर। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने सर्किट ब्रेकर के कुछ नाम लिखता हूं। पहला सर्किट ब्रेकर जिसको हम एसीबी कहते हैं, और जो दूसरी सर्किट ब्रेकर है जिसको हम ओसीबी कहते हैं, और जो तीसरी सर्किट ब्रेकर है जिसको हम वीसीबी कहते हैं, और जो
चौथी सर्किट ब्रेकर है ABCB कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब क्या करते हैं, ओवरलोडिंग के समय और दोस्तों शॉर्ट सर्किट के समय, दोनों कंडीशन में सर्किट को दोस्तों जलने से बचाते हैं। आप देखिएगा एयर सर्किट ब्रेकर दोस्तों एयर का प्रयोग करती है। किसका? एयर के प्रयोग द्वारा आर्क जो उत्पन्न होता है ना, उस आर्क को दोस्तों समाप्त करती है। और ऑयल सर्किट में दोस्तों क्या होता है, तेल के द्वारा और को समाप्त किया जाता है। और इसमें वैक्यूम के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? वैक्यूम के द्वारा। और देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें भी दोस्तों एयर ही होती है, लेकिन ये एयर ब्लास्टिंग के रूप में होती है। किसमें? ब्लास्टिंग का मतलब क्या है? प्रेशराइज्ड। लिखिएगा, ब्लास्टिंग का मतलब होता है प्रेशराइज्ड, यानी कि प्रेशर के साथ इसमें एयर भरी होती है। देखिएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर्किट को ब्रेक करने के दरमियान सबसे अधिक आवाज कौन सा सर्किट ब्रेकर करती है, वो है दोस्तों आपका ABCB। आपने कभी दोस्तों स्टेशन में काम किया होगा, कभी किसी प्लांट में, तो वहां पर आपने देखा होगा जो सर्किट ब्रेकर है हाई रेटिंग के होते हैं ना, वो सर्किट को जब भी ब्रेक कर रहे होते हैं उस कंडीशन में दोस्तों सबसे अधिक आवाज निकालती है, वो आपकी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। क्योंकि दोस्तों उसमें प्रेशर के साथ एयर भरी होती है जो ब्लास्ट करती है। क्या करती है? ब्लास्ट करती है। और जो मूविंग कॉन्टेक्ट होते हैं ना, वो दोस्तों जो फिक्स कॉन्टेक्ट होते हैं और मूविंग कॉन्टेक्ट, जब मूविंग कॉन्टेक्ट सर्किट ब्रेकर का फिक्स कॉन्टेक्ट से अलग होता है तो उस प्रकार की आपको ध्वनि सुनाई देती है। उच्च क्वालिटी वाली रिकॉर्डिंग प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मशीन का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो यूपीपीसीएल विभाग है ना, वो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया था, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर सी को भी करेक्ट करूंगा, बी को भी और ए को भी करेक्ट करूंगा। मैं चाहता दोस्तों तो ऑप्शन चेंज कर देता, लेकिन इस हकीकत को मैं आपसे रूबरू कराना चाहता था। देखिएगा ऑप्शन डी है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है, यह यांत्रिक कंपन से मुक्त होती है। जरा याद करिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हिस्टैरिसीस मोटर को ही आप प्रयोग करते हैं, ताकि दोस्तों अनवांटेज वहां पर आवाज उत्पन्न ना हो। यह स्थिर बलागुड़ उत्पन्न करती है। बिल्कुल दोस्तों, हिस्टैरिसीस मोटर है, स्थिर टॉर्क उत्पन्न करती है और इसकी स्पीड बिल्कुल स्मूथ होती है। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, सारे इसके आंसर सही होंगे। आगे बढ़िएगा एक कदम, चार्ज की यूनिट दर्शाई गई है, तो इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। अब आप ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों कि इसकी यूनिट एम्पियर भी और कूलम्ब भी होती है, लेकिन मैं क्यों कूलम्ब को कर रहा हूं यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। देखिए जो आपकी यूनिट होती है ना, वो दोस्तों SI यूनिट भी होती है, MKS यूनिट भी होती है और CGS यूनिट भी होती है। लेकिन मैं केवल एक ही यूनिट को क्यों लिया? तो मैं एक यूनिट को इसलिए कि SI यूनिट है दोस्तों, ये आपका इंटरनेशनल यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? इंटरनेशनल इसको यूनिट मानी जाती है। लेकिन आपकी MKS और CGS को इंटरनेशनल नहीं माना जाता। और जब भी आपके क्वेश्चन में कभी दोस्तों इस प्रकार का ना लिखा हो SI, MKS, CGS, तो आपको अक्सर क्या मानना है? आपको हमेशा दोस्तों SI को ही मानना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट है, इसलिए आंसर कूलम्ब होगा। अब सुनना इसके पीछे की पूरी दोस्तों पूरी महाभारत आप सुनना। देखिएगा ये जो आपकी आवेश है दोस्तों, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर कहेंगे आपके इसको प्रूफ करिए, तो मैं प्रूफ करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव की ओर गति करती है। इसलिए दोस्तों ये एक आवेश एक सदिश राशि होती है। और इस आवेश का SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट होती है दोस्तों कूलम्ब, जो कि आंसर भी हमारा कूलम्ब में ही है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि MKS में इसकी यूनिट बताइए, तो MKS में दोस्तों एम्पियर इसकी यूनिट होती है। यह बहुत ही दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद करना है। और CGS में पूछे तो आप कभी घबराइएगा मत। CGS में 2 यूनिट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है दोस्तों ESU, एक होता है EMU। तो जब भी ESU के बारे में पूछे तो लिखिएगा स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब इसकी यूनिट होती है। और जब आपसे EMU के बारे में पूछे तो आप लिखेगा एब कूलम्ब। ये क्या है दोस्तों? ये किसका है यूनिट? ये आपका CGS प्रणाली में जो EMU सिस्टम है, उस EMU सिस्टम में आवेश की यूनिट एक एब कूलम्ब होती है ना, एब कूलम्ब। ये आपका सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा जो आपकी
आवेश है। आवेश की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? तो आवेश की दोस्तों लिखेगा एक पॉइंट, सबसे बड़ी जो यूनिट मानी जाती है ना, वो सबसे बड़ी यूनिट होती है दोस्तों आपकी फैराड। क्या होती है वो? फैराड सबसे बड़ी यूनिट होती है। फैराडे जो है ये सबसे बड़ी यूनिट है। वहीं पर लिखिएगा सबसे छोटी यूनिट भी जानिए दोस्तों, है ना। छोटी और बड़ी, सबसे छोटी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है आपका फ्रैंकलिन। क्या होती है? वो होती है आपकी फ्रैंकलिन। कई बार एग्जाम में, अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइएगा जो आपकी आवेश है ना, आवेश की आप बताइए विमा क्या होता है। तो आवेश का जो विमा है दोस्तों लिखेगा M0L0T1A1। ये क्या है? ये है दोस्तों आपका आवेश का विमा। तो ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। इसको आप दोस्तों पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसको दोस्तों पीडीएफ किस लिए, किस समय काम आता है? ये दोस्तों एक ऐसी फैक्टर है, पीडीएफ एक ऐसी चीज है जो दोस्तों रिवीजन के समय काम आती है। कब? रिवीजन के समय काम आती है। और रिवीजन से आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से मिलती है सक्सेस, है ना। तो सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है, सक्सेस खुद के अंदर है। बस आप परिश्रम करिए, स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल ही दोस्तों, आपको पता है ना कि सफलता दोस्तों स्ट्रगल करने वाले पे फिदा हो जाती है। सफलता दोस्तों स्ट्रगल करने वाले पे मोहब्बत करती है, वो अपनी जान लुटाती है। इसलिए दोस्तों आप दोस्तों प्रेम की गलियों को छोड़कर सफलता की गलियों में जाइए। डेफिनेटली दोस्तों आप सक्सेस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। किसी शुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया जाए कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए। इस धारिता प्रतिघात को आप अपने नजर में बिठा के रखिएगा, ये वापस आएगा दोस्तों। यदि आवृत्ति डबल कर दिया जाए तो प्रतिघात कितना होगा? एक ही फॉर्मूला लिखता हूं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। XC बराबर 1/2 पाई FC। जरा आप ध्यान से देखिए, जो आपकी XC है दोस्तों, ये समानुपात, ये व्युत्क्रमानुपाती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जा रहा है? इसको डबल करने की बात कही जा रही है। और जब आप डबल करेंगे ना तो ये XC दोस्तों हाफ हो जाएगा। आप पूछेंगे किस मान का हाफ होगा? तो जो आपका कैपेसिटर का प्रतिघात मान दे रखा है ना, उसका उस मान का हाफ हो जाएगा। तो देखिएगा मैंने बोला था ये वापस आएगा, तो वो कम बैक आया। 10 ओम का दोस्तों हाफ कितना होगा? 5 ओम। और यही दोस्तों आपका 5 ओम क्या होगा? करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से लॉजिकल सवाल भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपना दोस्तों जो ब्रेन है, अपना दोस्तों जो सोचने की शक्ति है ना, उसको बढ़ाता है आपके। इसलिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको ना फोकट में 1 नंबर दे जाते हैं और आपको सफलता तक ले जाते हैं। और ये वही है जो आपके फेवर में खड़े होते हैं एग्जाम के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिपथ वियोजक की क्षमता आमतौर पर किस राशि में व्यक्त किया जाता है? वो दोस्तों मेगा वोल्ट में होती है। किसमें? मेगा वोल्ट में होती है। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो आपकी सीबी होती है दोस्तों, ये ओवरलोड की कंडीशन में, किस कंडीशन में? ओवरलोड दोस्तों तथा शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों की कंडीशन में सर्किट को क्या करती है दोस्तों? सुरक्षा प्रदान करती है। आप कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन तो समझ में आती है कि अत्यधिक करंट का प्रवाह होगा और सर्किट ब्रेकर दोस्तों भड़ाम से सर्किट को ब्रेक कर देगी, लेकिन ओवरलोड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो आज दोस्तों उसका भी कॉन्सेप्ट लीजिए, सुनिए। जब भी आपका कोई भी यंत्र है, कोई भी दोस्तों इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन है, उसकी शक्ति दोस्तों अगर मान लीजिए कि 10 किलोवाट उसकी मैक्सिमम शक्ति है कि 10 किलोवाट तक के लोड को यह चला सकती है कोई मशीन, लेकिन आपने इसका डबल लोड उस पर डाल दिया 20 किलोवाट का। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक सिस्टम टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो कभी भी दोस्तों उसके लिए असंभव चीज कभी है ही नहीं। आप दोस्तों एक मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 किलोवाट का है, 20 किलोवाट का लोड आप उस पर डाल देंगे, फिर भी मशीन कभी मना नहीं करेगी कि मैं 20 किलोवाट के लोड को नहीं चला सकता, है ना। बस वो एक काम करेगा, वो उसका कहना होगा मशीन का कि मुझे सप्लाई से और सप्लाई करंट चाहिए, यानी कि वो सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड करेगा ताकि हैवी मैग्नेटिक फ्लक्स बन सके और उस मैग्नेटिक फ्लक्स से दोस्तों हैवी घूमने वाला एक बलागुर टॉर्क उत्पन्न हो सके जो 20 किलोवाट की लोड को भी घुमा सके। भले ही इसका 10 किलोवाट की ही क्षमता है, तो वो सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड करेगा और वही सप्लाई करंट आपकी वाइंडिंग को जलाकर धुआं धुआं कर देगी। इसीलिए दोस्तों हम स्टार्टर लगाते हैं और आप देख रहे हैं ना कि जब भी सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड हो रही है तो निर्धारित मान से अधिक मान की करंट
प्रवाहित होगी, यानी कि ओवरलोड के कंडीशन में भी करंट ही आ रहा है और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में भी करंट ही आ रही है। इसलिए दोनों कंडीशन में दोस्तों करंट का ही गेम है और इसी करंट को दोस्तों, इसी करंट से सुरक्षा करने के लिए, हम निजात पाने के लिए सर्किट ब्रेकर को काम में लेते हैं। और सर्किट ब्रेकर चाहे ओवरलोड की कंडीशन हो चाहे शॉर्ट सर्किट की, दोनों कंडीशन में दोस्तों क्या करता है, वो ख्याल रखता है अपने सर्किट का। 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 साइकिल, कितना डाटा दिया हुआ, 400 सप्लाई वोल्ट इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। आप एक चीज को ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 2 पोल के बारे में पूछे, है ना, आप एक ध्यान रखिएगा एक बात को, 2 पोल के बारे में पूछे तब आप लिखिएगा 3000 RPM। कितना दोस्तों, 3000 RPM। अगर वहीं पर 4 पोल के बारे में पूछे तब आप लिखिएगा दोस्तों इसका जस्ट हाफ 1500 RPM, है ना, कितना 1500 RPM। और 6 पोल के बारे में कभी आपसे अगर गलती से भी पूछ दे तो आप लिखना 1000 RPM। और वहीं पे 8 पोल के बारे में दोस्तों कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही देगा तो आप लिखिएगा 750 RPM। कितना दोस्तों, 750 RPM। और फिर लिखिएगा 10 पोल के बारे में, तो 10 पोल में कितना होगा प्यारे दोस्तों, 600 RPM। कितना, 600 RPM। वहीं पे अगर 12 पोल के बारे में पूछ देता ना तब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखते दोस्तों 500 RPM। कितना, 500 RPM। तो ये इन सारे डेटा को दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मस्तिष्क में दोस्तों इसको नोट कर लेना है। दोबारा सुनिएगा, 2 पोल का कितना होगा, 3000 RPM। 4 पोल का दोस्तों 1500 RPM। वहीं पे 6 पोल का देखिएगा 1000 RPM, 8 पोल का है 750 और 10 पोल का 600, 12 पोल का 500 RPM। आपको दोस्तों देखने की, यानी कि आपको इसको सॉल्यूशन तक जाने की ये नौबत ही नहीं आए। अपनी तैयारी को इतना नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी दोस्तों लल्लू पंजू क्वेश्चन आए तो इनका तुरंत आप सामना कर सकें। डायरेक्ट मशीन की वाइंडिंग तब पूर्ण पिच कहलाती है जब दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कीजिएगा कि जो आपकी वाइंडिंग पिच और पोल पिच जब बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाए ना, तभी दोस्तों क्या कहा जाता है, आपकी पूर्ण पिच वाइंडिंग कही जाती है। सुनिएगा, आपका पोल पिच किसको कहते हैं, देखिएगा दोस्तों ये आपका है एक स्लॉट, ये क्या है, आपका एक स्लॉट है। अगर मैं इस स्लॉट को दोस्तों स्लॉट नंबर 1 दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लॉट नंबर 5 नाम दे दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही टर्न लेता हूं दोस्तों और मैं इस पे टर्न की एक कॉइल डालता हूं। इस प्रकार से मैंने टर्न की एक कॉइल डाल दिया। आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहे साथ ही साथ। जब इसमें दोस्तों मैं फेज और न्यूट्रल देता हूं तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें क्या एक उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबक का आपको पता है 2 पोल होते हैं। मान लीजिए ये N पोल हो गया, ये S पोल हो गया, है ना, 2 पोल हो गए। अब इन N पोल, देखिए ये आपका N पोल हो गया और ये आपका क्या है, S पोल। इन दोनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं पोल पिच। इसी को क्या कहते हैं, पोल पिच। और बड़े ही शिद्दत के साथ लिखे दोस्तों, ये आपकी जो कॉइल की साइड है इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइड। ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये आपकी एक्टिव साइड। और जो बाहर निकली हुई है ये दोस्तों इनएक्टिव साइड कहलाएगी। ये कौन सी साइड होगी, तो ये इनएक्टिव साइड कहलाएगी, इनएक्टिव साइड। ये भी कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो ये आपकी, ये कहलाएगी आपकी दोस्तों वाइंडिंग पिच। इसी को हम कहते हैं वाइंडिंग पिच। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल दोस्तों मक्खन की तरह, घी की तरह चिकना हो गया होगा, है ना। वाइंडिंग पिच किसको कहते हैं और पोल पिच किसको कहते हैं, इस चीज से आप रूबरू हो चुके होंगे। 3 कला स्क्विरल केज मोटर का प्रारंभक इनमें से नहीं है, वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका है 3 बिंदु स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर। और जो आपकी 3 पॉइंट स्टार्टर है इसको हम कहां पर काम में लेते हैं, तो शंट मोटर को दोस्तों चालू करने के लिए। किसको, शंट मोटर को चालू करने के लिए जो डीसी सप्लाई से चलती है। बाकी सीधे ऑनलाइन स्टार्टर जो होती है ये दोस्तों आपका अभी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, 0.5 HP से लेकर के 7.5 HP तक की मोटर को ये ऑन कर सकती है। और तारा स्टार्टर दोस्तों, तारा जो स्टार्टर है ये 7.5 HP से लेकर के 15 HP तक। आप दोस्तों, आप जब भी एग्जाम में बैठे अगर ये
डाटा आपको मिल गया ना, तो आप करेक्ट आंसर करना। अगर 15 की जगह पे 20 लिखा हो दोस्तों, तो वो भी सही आंसर है, वो भी आपका सही आंसर होगा। तो तारा डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो 7.5 HP से लेकर के दोस्तों, जहां से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर को स्टार्ट नहीं कर पाती, वहां से दोस्तों आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट करना प्रारंभ करती है। ऑसिलेटर कार्य करता है दोस्तों क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में, या एसी करंट को डीसी करंट में, डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में। यही काम है दोस्तों आपका ऑसिलेटर का। और एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो लिखेगा जो आपका कन्वर्टर है ना, वही करता है दोस्तों एसी को डीसी में। और क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में दोस्तों ये प्रवर्धक काम करता है। कौन? प्रवर्धक। इस प्रवर्धक को आप क्या कहते हैं? तो एम्पलीफायर। इसी को आप क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर ही आपका प्रवर्धक है जो क्षीण सिग्नल को क्या करता है। आप दोस्तों खुद सोचिए ना, आप कभी दोस्तों आप देखते होंगे जो आप शादियों में, मेलों में, उत्सवों में दोस्तों जो अब म्यूजिक सिस्टम चल रहा होता है, म्यूजिक चल रही होती है, वो म्यूजिक दोस्तों मोबाइल से चलती है। और आपने देखा ना कि मोबाइल में कितनी स्लो आवाज होती है, स्लो वॉल्यूम होती है। लेकिन वही मोबाइल जब हम दोस्तों किसी एम्पलीफायर के थ्रू बजाते हैं, तो जो साउंड के माध्यम से जो आउटपुट हमें मिलता है आवाज का, वो बहुत हैवी आवाज होती है। कैसे हैवी आवाज में बदल जाती है? वही दोस्तों है आपका एम्पलीफायर ही। एक साथ किसी संधारित्र में 2 चालक प्लेटें होती हैं जो निम्न द्वारा एक दूसरे से पृथक होती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा ये दो दोस्तों क्या है? प्लेट है। ये दो क्या है? ये प्लेट है जो कि अलग अलग है। इन प्लेट के बीच में देखिए ये जो रेड कलर की है ना, ये क्या है? ये एक माध्यम है। ये क्या है? एक माध्यम। अगर मैं कहूं कि ये माध्यम अगर माइका भरा हुआ है, अगर इसके बीच में माइका भरा हुआ है, तो ये माइका कैपेसिटर इसको हम कहने लगेंगे। इसको हम क्या कहने लगेंगे? माइका कैपेसिटर। अगर दोस्तों ये माध्यम अगर इसमें एयर भरी हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एयर कैपेसिटर। इसी को हम क्या नाम देने लगेंगे? एयर कैपेसिटर। अगर यही माध्यम दोस्तों अगर सिरेमिक इसमें भरा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी सिरेमिक कैपेसिटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिरेमिक कैपेसिटर। और यही माध्यम अगर अभ्रक इसमें भरा हुआ है, क्या अभ्रक? तो ये अभ्रक कैपेसिटर हो जाएगा, है ना। कौन सी कैपेसिटर? अभ्रक कैपेसिटर हो जाएगी। तो देखिए इसके जो माध्यम भरे जाते हैं ना दोनों प्लेटों के बीच में, वही माध्यम दोस्तों इसका नामकरण कर देता है। तो आंसर क्या होगा? परावैद्युतांक। माध्यम दोस्तों परावैद्युतांक को ही कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 70 तक आप पहुंच गए। दाब विद्युत प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य प्रणाली में किया जाता है? वो दोस्तों आपका माइक्रोफोन है। अगर मैं आपसे कहूं कि माइक्रोफोन किसका उदाहरण है, तो नोट करना दोस्तों, ये पिज्जो प्रभाव का उदाहरण है। किसका? ये पिज्जो प्रभाव का जो उदाहरण है ना, तो पिज्जो प्रभाव का उदाहरण ही दोस्तों आपका क्या है? माइक्रोफोन है। बताइएगा दोस्तों, जो आपकी माइक्रोफोन होती है ना, माइक्रोफोन जो होती है ये क्या करती है? तो एक पॉइंट लिखिएगा, ये दोस्तों ध्वनि सिग्नल को, किसको? ये ध्वनि सिग्नल को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करती है। किसमें? विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो ध्वनि सिग्नल को विद्युत सिग्नल में आपका माइक्रोफोन कन्वर्ट करती है। और ये किसका? पिज्जो प्रभाव का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है। 3 ओम प्रतिरोध को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कोणों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बिल्कुल दोस्तों 1 मिनट से पहले इसका आंसर आपको पता हो जाना चाहिए। देखिएगा ये एक प्रतिरोध है ना, 3 प्रतिरोध है, ये आपस में सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। सॉरी, आपस में दोस्तों ये कनेक्ट है। तीनों का मान देखिए 3 ओम बताया गया है। ये भी 3 ओम है, इसको मैं R1 नाम देता हूं। ये भी 3 ओम ही है, इसको नाम R2। और ये भी 3 ओम का ही है, इसका नाम R3 देता हूं, है ना। आप देखिए दोस्तों यहां से, हाँ, इसको A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट से आपको क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। आप देखिएगा R1 और R2 जो है ये सीरीज क्रम में कनेक्ट है, तो नया सर्किट क्या बन जाएगा? सीरीज में दोस्तों क्या होता है? जुड़ जाता है। जुड़ करके कितना बन गया? 6 ओम। और जो आपका ये 3 ओम वाली थी ना, ये तो 3 ओम का ही है। तो ये क्या हो गया आपका? ये एक नया परिपथ बन गया, है ना। ये आपका क्या बन गया? ये एक नया सर्किट का निर्माण हो गया। अब देखिए समांतर सर्किट है, और समांतर सर्किट में कैसे प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है ना। R1 गुणे R2 बटा
R1 प्लस R2, इसी फॉर्मूला दोस्तों के ये फॉर्मूला जो है ये आपको आंसर के तह तक लेकर जाएगा। R1 कितना है दोस्तों, आपने देखा 6 ओम और R2 है 3, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 3 9 है ना, 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 छक्का सॉरी 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 2 ओम, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा दोस्तों तो दोबारा वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर वीडियो को दोस्तों वापस ले आइए थोड़ा सा, फिर आप दोबारा समझिए। निम्नलिखित में से किस अवरोधक का आकार अधिकतम होगा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल को दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, आप खुद बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये जो आपका 100, 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 20 ओम है, ये क्या है, ये इसके मान को बताती है, यानी कि ये इसके प्रतिरोध के रेटिंग को बताती है ना। लिखिएगा, प्रतिरोध के रेटिंग को कौन बता रही है, ये जो 20 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम है। और ये जो वाट है ये इसके पावर को बताती है, किसको दोस्तों, पावर को, यानी कि शक्ति को बताती है। अब आप बताइए दोस्तों, जिसकी शक्ति सबसे अधिक होगी उसको वो दोस्तों आपका अवरोधक सबसे बड़ा आकार का होगा, या जिसका प्रतिरोध रेटिंग सबसे अधिक होगी उसका आकार सबसे बड़ा होगा। आपको दोस्तों मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप बताइए कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका उम्र बहुत अधिक है, जिसका उम्र बहुत ज्यादा है, तो क्या वो बहुत अधिक शक्तिशाली होगा? फिर तो दोस्तों जो 90-95 साल का कोई बुढ़ा होगा वो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों शक्तिशाली होना उम्र से नहीं होता। मान लीजिए कि 15 साल का बच्चा है, जी विम करके दोस्तों खूब एकदम बॉडी बना लिया और मान लीजिए कि बहुत अधिक वो स्ट्रांग हो गया, तो दोस्तों वहां पे उसकी उम्र नहीं देखी जाएगी, वहां पर उसकी शक्ति को देखी जाएगी। तो उसी प्रकार से आप प्रतिरोध रेटिंग को नहीं देखते हैं, आपको प्रतिरोध रेटिंग को नहीं देखना है, आपको शक्ति रेटिंग को देखना है कि जिसका पावर सबसे अधिक होगा वही आदमी सबसे अधिक पावरफुल होगा। तो सबसे अधिक पावरफुल कौन होगा, जिसकी वॉट रेटिंग सबसे अधिक होगी, और सबसे अधिक वॉट रेटिंग किसकी है, 500 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक वॉट रेटिंग दर्शा रही है, यही इसका सही आंसर होगा। और देखिएगा 73 दर्शित चालक में से सबसे कम प्रतिरोध किसकी होती है, तो देखिए दोस्तों जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी है ना, कॉपर की 96 से लेकर के 97% चालकता होती है, और लेड की चालकता दोस्तों 8% होती है, कितनी, और मरकरी की जो चालकता है 1.6% होती है, और जिंक की दोस्तों मुझे नहीं पता है। तो देखिएगा जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी उसी की प्रतिरोधकता क्या होगी, बहुत कम होगी, है ना। तो प्रतिरोधकता जो कम है दोस्तों वो किसका है, वो आपके कॉपर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका करेक्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है ना। बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और कई बार दोस्तों कई सारे स्टूडेंट गलत भी इसका आंसर कराते हैं और नंबर दोस्तों खो देते हैं, है ना। हर एक नंबर दोस्तों आपके लिए ना, आपके लिए हर एक नंबर दोस्तों किसके बराबर है दोस्तों, मोती के बराबर है, किसके, मोती के बराबर है। और एक एक नंबर को ही आपको जोड़ना है, और जोड़कर दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट बनाना होता है। भला आप एक नंबर अगर मिस कर देंगे तो मेरिट लिस्ट से भी दोस्तों नाम हट सकता है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि पॉइंट से भी मेरिट लिस्ट दोस्तों कट हो जाते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, टीन और सीसा इसका सही आंसर होगा, है ना। टीन और सीसा इसका सही आंसर है। देखिएगा जो आपका टीन है ना, टीन प्लस दोस्तों जो आपकी क्या है, सीसा, ये दोनों के दोनों चालक हैं, ये दोनों के दोनों चालक हैं, ये आप बहुत भली भांति प्रकार से जान रहे हैं। अगर मैं इसमें कह दूं दोस्तों कि 60% टीन प्लस में 40% दोस्तों सीसा मिला दूं तो किस प्रकार के सोल्डर का निर्माण होगा, ये उत्तम सोल्डर का निर्माण होगा। कैसा दोस्तों, ये उत्तम सोल्डर का निर्माण होगा। अगर मैं 50% दोस्तों टीन मिला दूं और 50% ही सीसा मिला दूं तो किस प्रकार के सोल्डर का निर्माण होगा, नरम सोल्डर का निर्माण होगा। किसका दोस्तों, नरम सोल्डर का। अगर वहीं पर दोस्तों 40% में टीन मिला दूं और प्लस 60%, 40 और 60% सीसा मिला दूं तो दोस्तों ये घटिया सोल्डर हो जाएगी। कौन सी दोस्तों, घटिया सोल्डर हो जाएगी,
है ना, ध्यान दीजिएगा, तब ये घटिया शोल्डर हो जाएगी। और इसी के साथ में जब 33% दोस्तों आपका टिन होगा और प्लस 66% आपका शीशा होगा और प्लस 1% एंटी मनी होगी। क्या दोस्तों, एंटी मनी। इससे किस प्रकार के शोल्डर का निर्माण होगा दोस्तों, कठोर शोल्डर का। किसका, कठोर शोल्डर का निर्माण होगा। तो अब दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर आपसे बोले इस रेशियो के बारे में तो उत्तम शोल्डर, अगर इस रेशियो के बारे में पूछे तो नरम शोल्डर, और इस रेशियो के बारे में पूछे तो घटिया शोल्डर, और इस रेशियो के बारे में पूछे तो कठोर शोल्डर। तो ये सारे शोल्डर हैं दोस्तों, और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएल खास तौर पर इसको रिपीट करती है। आगे बढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन है, लोहा कोर वाली सोलेनोइड की अट्रैक्शन सामर्थ्य कितनी होती है ना। तो एयर कोर सोलेनोइड से अधिक या एयर कोर सोलेनोइड के बराबर या एयर कोर सोलेनोइड से कम। तो दोस्तों एयर कोर सोलेनोइड से कम ऐसा क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी एयर कोर होती है। सबसे पहले जानिए, जो आपकी एयर कोर सोलेनोइड होती है ना, इसका आकार कैसा होता है। तो देखिएगा, ये एक मोटी सी तार है और इसको दोस्तों मैंने इस प्रकार से लपेट दिया। आप देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के कोर का निर्माण किया गया है क्या, तो इसमें कोई कोर नहीं है, इसलिए किस प्रकार की सोलेनोइड कहलाएगी, तो एयर सोलेनोइड, है ना, ये एयर सोलेनोइड कहलाएगी। तो देखिएगा, अगर इसी को मैं एक लोहा ले लेता हूं, ये क्या है मेरा एक लोहा, और इस लोहे में इसको लपेटता हूं दोस्तों इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से इस लोहे में अगर मैं इसको लपेटता हूं और लपेटने के बाद दोस्तों मैं एक सोलेनोइड का निर्माण करता हूं, तो ये क्या है, इसकी चुंबकशीलता अट्रैक्शन अधिक होगी या इसकी अट्रैक्शन अधिक होगी, तो इसकी अट्रैक्शन अधिक होगी। क्यों अधिक होगी दोस्तों, कि जो आपकी एयर होती है ना, एयर में क्या होता है, रिलक्टेंस का मान कम होती है। एयर में रिलक्टेंस का जो मान होता है वो कम होती है, और रिलक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अगर कोई फैक्टर, कोई रिलक्टेंस जहां पर नहीं होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र आसानी से गति कर सकेंगी। इसलिए दोस्तों एयर कोर सोलेनोइड से कम इसमें अट्रैक्शन होती है। अगर कभी पूछे कि सोलेनोइड जो होती है ना, सोलेनोइड से किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आप लिखे दोस्तों स्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र। कौन सी, स्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता है। तो ये रहे दोस्तों टोटल 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चनों का गेम था, और हर क्वेश्चन में दोस्तों पढ़ने वाले का नाम लिखा था। अब बताइए दोस्तों, कितना शानदार ये क्लास था, कितना मजेदार ये क्लास था। बिल्कुल आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और आपको क्या करना है, अपना फीडबैक देना है, क्योंकि हम आपके दिल से दिल तक जुड़ना चाहते हैं और आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। अगर मेरा मेहनत दोस्तों, अगर मेरा स्ट्रगल, आपके लिए मेरा संघर्ष जरा सा भी काम आ रहा है, तो मैं ये मानूंगा दोस्तों कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरा संघर्ष है, वो किसी न किसी के काम आ रहा है, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसका लास्ट एपिसोड कल मैं लेकर आऊंगा, जिसमें दोस्तों टोटल न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे। जरूर वापस लौट कर आइएगा इस संघर्ष की दुनिया में। वाकई में ये संघर्ष की दुनिया बहुत खूबसूरत है। बस दोस्तों आप कसम खाइए, आप कसम खाइए उस प्रेम की, जिसके साथ दोस्तों आप अपना वक्त बर्बाद किए, अपना वक्त जाया किए। अब दोस्तों उस प्रेम की गलियों में वापस लौटकर तो जरूर जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद जाएंगे, और जब सिलेक्शन के बाद जाएंगे दोस्तों, तो मिलने का मजा भी आएगा, और दोस्तों प्यार करने का अंदाज भी अलग होगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहला फोकस दोस्तों आपको अपने सिलेक्शन पर रखना है। सबसे पहला फोकस, सबसे पहला टारगेट आपका दोस्तों क्या होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए। और ये आपका जो सपना है, ये सिर्फ आपका ही सपना नहीं, ये मेरा भी सपना है, और ये आपके माँ बाप का भी सपना है। इसलिए दोस्तों माँ बाप और जो आपका टीचर और आप, ये जो आपका सपना है ना, ये हम सबका सपना है, और हम सबके सपने को दोस्तों हमें साकार करना है ना। मेरा कॉन्सेप्ट आप तक जा रहा है, और आपके माँ बाप का दोस्तों स्ट्रगल, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके पास जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप बस मेहनत करिए, बेखौफ रहिए, आपको सिलेक्शन दोस्तों 100% गारंटी के साथ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कल भी पूरे ईमान
ईमानदारी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और उन न्यूमेरिकल प्रश्नों से हम भिड़ने वाले हैं दोस्तों, और देखते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोबारा स्वागत है आप सभी का कि आपने मेरा पूरा साथ दिया, आपने पूरा इस क्लास को पूरे मन से देखा। इसी प्रकार से आप मन लगाकर दोस्तों पढ़ते रहिए, मन लगाकर आप मेहनत करते रहिए। आप दोस्तों फल की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, है ना। आपको पता है ना दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है, उसका केवल एक ही मंत्र है दोस्तों कि दिन रात मेहनत करो, दिन रात संघर्ष करो, यही सफलता का राज है। और सफलता दोस्तों मेहनत करने वाले पे अपनी जान लूट आती है। तो चलिए माय डियर, कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।